वैसे तो फिल्में मेरी रुचि का विषय नहीं है, लेकिन ये जो ताज़ा फिल्म आई है ना धुरंधर, इसकी बात ही कुछ और है। बहुत ही दिल लगाकर बनाई गई इस तथ्यपूर्ण फिल्म ने जो मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि उन ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात आपके सामने रखी जाए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। वैसे तो बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में कल्पना पर आधारित होती हैं, लेकिन फिल्म धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने तो जैसे साल 2014 से पहले की परिस्थितियों को बहुत ही सफाई से पर्दे पर जीवंत कर दिया है कि कैसे हमारी खुफिया एजेंसियां देश पर हमले का इनपुट मिलने के बाद भी उन वारदातों को रोक नहीं पाती थीं और भविष्य में किसी भी राष्ट्रवादी सरकार के आने का इंतजार करती थीं। लेकिन फिल्म धुरंधर ने जिस सबसे जरूरी तथ्य की ओर ध्यान दिलाया वो ये था कि आखिर कैसे पाकिस्तान में भारत के फर्जी नोट छापने का धंधा खड़ा हो गया था। ये जो सीन है वो धुरंधर फिल्म के 1 घंटे 23 मिनट बीत जाने के बाद आता है, जब पाकिस्तान के 2 व्यापारियों खनाली बंधुओं को भारत की नोट छापने वाली मशीन का ब्लॉक मिल जाता है और वो भारत की फर्जी करेंसी छापकर अंबार लगा देते हैं। फिल्म में बताया गया है कि आखिर कैसे पाकिस्तान के पास भारतीय नोटों को छापने वाले ब्लॉक पहुंचे थे। इस फिल्म में इशारा किया गया है कि एक केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे ब्रिटेन से ये ब्लॉक लेकर निकले और दुबई में कई घंटों के लिए रुके। इसी दौरान भारतीय करेंसी छापने वाले उन ब्लॉक्स की नकल कर ली गई और उसे पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। ये कहानी तो थी फिल्म की, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि साल 2006 से 2014 के बीच भारत की मुद्रा सुरक्षा किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी और कैसे तत्कालीन सरकार के कुछ फैसलों ने पाकिस्तान के लिए भारतीय करेंसी की नकल करना बहुत ही आसान बना दिया था। इस पूरे खेल की शुरुआत होती है साल 2006 से। अब उस दौरान देश का वित्त मंत्री कौन था ये मैं आपको अपने जुबान से नहीं बताऊंगा, लेकिन आप खुद गूगल करके उनका नाम जान सकते हैं। तो साल 2006 में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे अरविंद मायाराम। उस दौरान केंद्र सरकार ने मुद्रा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए एक नई कंपनी बनाई। इसका नाम था सिक्योरिटी प्रिंटिंग माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी SPMCIL। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। SPMCIL ने भारत की सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर यानी SPP यानी नोट छापने वाला विशेष कागज ब्रिटिश कंपनी डेलारू से खरीदना शुरू किया, ये जानते हुए कि पाकिस्तान भी इसी कंपनी से वही सुरक्षा कागज खरीद रहा है। यानी पाकिस्तान के पास भी उसी श्रेणी का कागज था जिस पर भारतीय नोट छापे जाते थे। इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए भारतीय मुद्रा की नकल करना बहुत ही आसान हो गया था और भारतीय बाजार नकली नोटों से भरने लगे थे। हालांकि इस सिलसिले पर रोक लगाने की कोशिश भी की गई थी। साल 2010 में जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री बने तब उन्होंने फर्जी नोट के इस खतरे को समझा और उस ब्रिटिश कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जो भारत पाकिस्तान दोनों को ही नोट छापने वाले कागज बेच रही थी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। साल 2012 में उन्हीं वित्त मंत्री महोदय की वापसी होती है जिनके समय में ब्रिटिश कंपनी से कागज खरीदने का समझौता किया गया था, जिसके बाद पुराना समझौता फिर से बहाल कर दिया गया। इसका नतीजा ये रहा कि पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत के जाली करेंसी पर टिक गई। आतंकवादियों की फंडिंग आसान हो गई, पत्थरबाजों को पैसा पहुंचने लगा। सूरत, दिल्ली, वाराणसी, मुंबई जैसे देश के कई हिस्सों में लगातार बम धमाके होने लगे और आतंकवादी वारदातें भी होने लगी। अब ऐसा इसलिए होना शुरू हुआ क्योंकि पाकिस्तान के पास भारतीय करेंसी की ताकत थी। इसके बलबूते आतंकवादी संगठनों के पास पैसों की कोई भी कमी महसूस उनको नहीं होती थी और वो भारत को अपने खाला का घर समझकर जगह जगह बम विस्फोट कर रहे थे। इन हमलों में सैकड़ों भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इस दौरान हमारी खुफिया एजेंसियां भी चुप नहीं बैठी थी। उन्होंने अपने इनपुट इकट्ठा करने बंद नहीं किए थे। उन्हें इंतजार था तो बस कि कब केंद्र में कोई राष्ट्रवादी सरकार बैठे और वो अपने इनपुट पर काम कर सके। और उसके बाद आता है साल 2014 जब केंद्र में मोदी सरकार बनी, जिसने आते ही उस ब्रिटिश कंपनी से कागज खरीदना बंद कर दिया। पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम पर FIR दर्ज हुई और उनके खिलाफ जांच चालू हो गई। और फिर आया साल 2016 जब मोदी सरकार ने नोटबंदी करने का फैसला किया। ये नोटबंदी केवल काले धन के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे का सबसे अहम कारण था पाकिस्तान द्वारा बनाए जा रहे नकली भारतीय नोटों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना। और ये कहना नहीं होगा कि नोटबंदी का उद्देश्य पूरी तरह सफल रहा। इसके नतीजे कुछ इस प्रकार रहे। कश्मीर में पत्थरबाजी अचानक बंद हो गई, भारत में बम धमाके और आतंकवादी हमले रुक गए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ढहने लगी क्योंकि उसकी नकली करेंसी फैक्ट्री का दरवाजा एक झटके में बंद हो गया था। 2016 की नोटबंदी के बाद
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस गर्त में चली गई है, ये किसी से छिपा हुआ अब बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, दुश्मन देश के पास हमारी करेंसी छापने के ब्लॉक्स पहुंच जाना केवल भ्रष्टाचार नहीं है, ये देश की रीढ़ पर प्रहार है। क्योंकि करेंसी सिर्फ कागज नहीं होती, बल्कि ये राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता का प्रतीक है। जब किसी देश की मुद्रा की विश्वसनीयता पर चोट लगती है, उसका प्रभाव बाजार पर पड़ता है, जनता की बहुत ही गाढ़ी कमाई से जो बचत करती है उस पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और आखिरकार देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज होती है, जिसे हम सब ने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। इस घटनाक्रम को अब 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिल्म धुरंधर के जरिए आदित्य धर ने फिर से उन घटनाक्रमों की याद ताजा कर दी है। आज भारतीय सिनेमा परिपक्व हो रहा है, धुरंधर जैसी सत्य आधारित फिल्में बन रही हैं, लेकिन इस फिल्म द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएं, तब जाकर ऐसी सत्यशोधक फिल्मों की सार्थकता सिद्ध होगी। देश को ये जानने का हक है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के पास देश के नोट छापने वाले ब्लॉक्स पहुंचवा दिए थे। साल 2014 से पहले हुए बम धमाकों में सैकड़ों भारतीयों की मौत का गुनहगार कौन है? देश और देशवासियों को ये जानने का पूरा हक